नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। कांग्रेस के कार्यकर्ता जाने कब से आस लगाए बैठे थे कि एक दिन प्रियंका गांधी आएंगी और पार्टी की किस्मत बदल कर रख देंगी। प्रियंका गांधी आ गई हैं, पार्टी की महासचिव और पूर्वांचल यूपी की प्रभारी बनकर। बेशक प्रियंका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीद बनकर आई हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के लिए सवाल बनकर भी आई हैं, जिनका जवाब तलाशने की जरूरत है। सवाल जैसे कि प्रियंका का यूं आना क्या कांग्रेस के लिए उस संजीवनी के आने की तरह है जिसकी यूपी में उसे बहुत सख्त जरूरत है? क्या प्रियंका का करिश्मा मोदी और योगी के साझा करिश्मे से बड़ा साबित होगा? क्या प्रियंका का आना संगठन और नेटवर्क की उस कमी की भी भरपाई कर देगा कांग्रेस जिससे यूपी में जूझ रही है? और यह भी कि प्रियंका की मौजूदगी यूपी में लड़ाई को किस हद तक त्रिकोणीय बना पाएगा और इस लड़ाई में ज्यादा नुकसान किसको होगा, बीजेपी को या एसपी बीएसपी गठबंधन को? और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनकी पड़ताल जरूरी है, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने चुनावी दांव चलते हुए प्रियंका गांधी को पार्टी महासचिव बनाने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया है। प्रियंका गांधी को अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर पद महासचिव से नवाजा गया है और इसका सीधा मतलब है कि प्रियंका की राजनीति में औपचारिक एंट्री हो चुकी है। प्रियंका गांधी फरवरी के पहले सप्ताह में प्रभार संभालेंगी। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। प्रियंका गांधी के नाम की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने भी अमेठी में प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य की ताजपोशी पर क्या कहा, सुनिए। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। और मुझ में पूरा भरोसा है कि प्रियंका और ज्योतिरादित्य काम करेंगे और जो उत्तर प्रदेश को चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के युवा को चाहिए, वो कांग्रेस पार्टी दे सकती है। प्रियंका की ताजपोशी का पूर्वांचल के 27 जिलों के 32 सीटों पर सीधा असर दिखाई देगा, जहां 2014 में आजमगढ़ को छोड़कर सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से जिले हैं जिसकी जिम्मेदारी प्रियंका को दी गई है। इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा। प्रियंका गांधी की नियुक्ति के जरिए कांग्रेस ने एक साथ बीजेपी और एसपी बीएसपी गठबंधन को साधने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी अब तक रायबरेली और अमेठी तक ही सीमित थीं। वह केवल मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के प्रचार को देख रही थीं, लेकिन अब उनका दायरा बढ़ाकर पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि अखिलेश मायावती चाहे तो हम बीजेपी को हराने के लिए कुछ सीटों पर एक साथ काम कर सकते हैं, जिससे साफ है कि राहुल ने गठबंधन के सामने भी चारा फेंक दिया है। उन्होंने कई वर्ष तक सार्वजनिक जीवन में रहते हुए जनता के लिए काम किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होते हुए उनके साथ कांग्रेस ने बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया। हम भी गुजरात में थे, सुना करते थे कि अब सही गलत क्या था यह तो भगवान जाने, पर कहते हैं कि उनकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। सिर्फ इस बात के लिए उन्हें रातों रात पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसा सिर्फ परिवारवादी पार्टियों में ही हो सकता है। और सबसे मजेदार बात यही है कि वही पवार साहब जिनका कांग्रेस ने अपमान किया था, एक बार फिर से वे कांग्रेस के पाले में चले गए। प्रियंका गांधी को लंबे समय से सक्रिय राजनीति में लाने की मांग हो रही थी, लेकिन प्रियंका इसके लिए तैयार नहीं थी।
अब 2019 में जब कांग्रेस पार्टी और उनके भाई राहुल अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो प्रियंका ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। अगर कांग्रेस का प्रियंका कार्ड कमाल कर गया तो फिर बीजेपी और मोदी की सत्ता में वापसी के मंसूबों पर पानी फिर सकता है, साथ ही गठबंधन को भी झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो प्रियंका गांधी का आना कांग्रेस के लिए कितनी राहत की बात है, राहुल के उस सपने के लिए को कितनी ताकत मिलेगी प्रियंका के आने से कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराए और पार्टी मजबूत हो। पार्टी जिस तरीके से, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ चुनावों में इसके प्रदर्शन रहे हैं, आपको देखकर बहुत हैरानी होगी कि एक ऐसी पार्टी जो 1984 में कभी 51% जिसका वोट शेयर हुआ करता था, 2014 में करीब 7.5% पर आकर अटक गई है। तो 7.5% से उठा करके और एक बार फिर से उस लेवल पर ले जाना जहां पर कि उसके खाते में, उसकी झोली में कुछ सीटें आ सके लोकसभा की, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी, खास करके पूर्वांचल में जहां पर कि योगी और मोदी दोनों की मौजूदगी है और बहुत ही ताकतवर तरीके से बहुत बड़ी मौजूदगी है। इन दोनों के करिश्मे को तोड़ पाना, उनकी जिस तरह की सियासत है उसको चुनौती दे पाना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है एक तरीके से देखा जाए तो। और प्रियंका की पहली लड़ाई ही बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, बहुत बड़ी लड़ाई साबित होने वाली है। और इसमें जीत हार का जो भी नतीजा होगा, प्रियंका के सियासी भविष्य पर भी उसका असर पड़ेगा, इस बात को भी समझने की जरूरत है। क्या मायने हैं प्रियंका की एंट्री का, ये समझना जरूरी है। और हमारे साथ जो स्टूडियो में लोग मौजूद हैं, जो मेहमान, एक बार परिचय करा देते हैं जिनसे हम आज इन सवालों पर चर्चा करेंगे। वीके गोस्वामी बीजेपी से हैं और अनूप पटेल कांग्रेस की तरफ से हैं, अजय उप्रेती वरिष्ठ पत्रकार और साथी उत्कर्ष हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, फिर आपका परिचय उनसे कराएंगे। तो वीके गोस्वामी, क्या इन तस्वीरों को देख के बीजेपी को घबराने की ज़रूरत है? कुछ घबराहट हो रही है कि जो लड़ाई पहले ही फंसी हुई थी अब और मुश्किल हो गई है? देखिए रंजीत जी, राहुल गांधी जी ने अपनी नाकामी आज स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने बहन को पार्टी का महासचिव बना करके ये दिखा दिया कि ये पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। और भारतीय राजनीति में इस तरीके के तुच्छ राजनीति का जो आज नमूना राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि जब देख रहे थे कांग्रेस डूब रही है, उत्तर प्रदेश में उनके महागठबंधन के लोग भी उनको छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आज उन्होंने चाल चलने की कोशिश की है। डुबा देना चाहिए था, और कि अब डूब ही रहे हो तो पूरी तरह आज उन्होंने चाल चली है अपनी ऐसा नहीं पार्टी करना को चाहिए था ना उत्तर प्रदेश को जिंदा रखने के लिए। नहीं, मतलब आप क्या चाहते हैं कि मतलब उनकी नाव डूब रही थी तो भाई अब डूबने को क्या हुआ, डूबते को क्या उबारना, जाओ डूब ही जाओ। तो भाई उबारने के लिए कुछ करेंगे ना। हाँ तो ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप अपनी पार्टी के अलग अलग नेताओं को समय पर अलग अलग जिम्मेदारियां देते रहते हैं, उनको चार्ज मिला है। मेरी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं तो यही पूछ रहा हूं कि अब जो चार्ज मिल गया है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि भाई नाकामी राहुल गांधी, मैंने मान लिया थोड़ी देर, राहुल गांधी नाकाम थे, लेकिन प्रियंका सफल कामयाब होंगी ना? प्रियंका कामयाब होगी कि नहीं? उनके बारे में तो हमें इतना ही कहना, इससे पहले भी 2009 के चुनाव में घूम चुकी हैं, 2014 के चुनाव में भी घूम चुकी हैं, 2017 के चुनाव में प्रचार कर चुकी हैं, और वही हाल है, ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। अच्छा, बस यही। नहीं तो प्रियंका गांधी तो वही है, प्रियंका गांधी कहाँ बदली? मैंने थोड़े शब्दों में कह दिया। वाइन भी वही है, बॉटल भी वही है। ओल्ड वाइन आप गलत जुमले का इस्तेमाल कर रहे हैं। ना नई बोतल में वो महासचिव के रूप में आ गई, बाकी हम वो पुरानी तरह की, उनको जनता देख चुकी है। वो प्रचार भी कर चुकी है, उत्तर प्रदेश में प्रचार कर चुकी है, 2009 के लोकसभा में, 2014 के लोकसभा में भी, 2017 में भी। ऐसा नहीं, उनका दायरा सिर्फ अमेठी रायबरेली तक ही सीमित। हाँ, तो वहां देखिए कांग्रेस नहीं गई। और भाई अमेठी रायबरेली में तो दोनों सीटें कांग्रेस के पास है ना। तो भाई मैं कह रहा हूं कि 2 सीटों पे उन्होंने प्रचार किया, दोनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में है, तो भाई वहां तो 100% स्ट्राइक रेट है। विधानसभा में देख लीजिए, 100% स्ट्राइक रेट है। विधानसभा में अरे कैसे सीटें उनकी हैं। जब सपा बसपा
उनके लिए वॉकआउट कर देते हैं, हाँ। तो कितने वोट से राहुल गांधी जीतते थे इस बार? पिछला रिजल्ट आप देख लीजिए, ठीक बात है। तो 1 लाख वोट से चुनाव जीते। कुल मिला के- और सपोज कीजिए अगर सपा बसपा मतलब में कुल मिला के 85 होता है, बीजेपी तो फिर वो कितने लाख वोट से हार जाएंगे? इस बार वो हार जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, हाँ। स्मृति ईरानी ही उनको चुनाव हरा देंगी, राहुल गांधी को अच्छा। लाखों वोट से हरा देंगी, इसलिए वो डरे हुए हैं। और नहीं, और मतलब बनारस गोरखपुर में मतलब आपको कोई चुनौती नहीं लग रही है ना प्रियंका? नहीं, हम लोग क्या किसी कहना है? चुनौती से डरने वाले नहीं। गोरखपुर में चुनौती मिली थी ना। नहीं, आपको कितनी मिली थी? अपने बारे में बताइए। आपकी तो जमानत जब्त हुई थी, आप अपने बारे में बताइए। ठीक है। कैसे देखा जाए उत्कर्ष? मतलब ये तो सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि धड़कनें बढ़ गई होंगी बहुत सारे खारिज लोगों तो करना की। है, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पूर्वांचल में खास करके जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, उनको उनकी धड़कनें बढ़ गई होंगी कि अरे यार ये क्या हो गया। मतलब ये तो देखिए, खामखा- निश्चित मतलब, तौर हाँ। पर प्रवक्ता और चाहे नेता, हाँ। वो स्वाभाविक तौर पर खारिज करेंगे, लेकिन अंदर खाने एक चुनौती तो है। और ये अंदर खाने क्या, ये बाहर भी चुनौती है, क्योंकि प्रियंका की मास अपील हमेशा टेस्टेड रही है, हमेशा उसके ऊपर चर्चा होती रही है। अब कांग्रेस ने मतलब जब नहीं भी थी जब नहीं politics थी में, तब भी चर्चा तब में भी थी, बहुत चर्चा होती थी। बहुत चर्चा में थी। हमने और जाने कितने कांग्रेसियों ने तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जाने कितने स्लोगन गढ़ दिए, स्लोगन गढ़ कितने दिए, तो राहुल गांधी के और नहीं हर गढ़े गए चुनाव जितने- के पहले, हाँ। हर चुनाव के पहले होर्डिंग्स लग जाते थी। थे, हाँ। तो कार्यकर्ताओं के भीतर एक डिमांड तो थी प्रियंका की, और है। दूसरा यूथ अपील है। हाँ। लेकिन देखने की बात यह है, हालांकि इसको एक रणनीति की बात है कि टफेस्ट टाइम इन द कैरियर जरूर है कांग्रेस के लिए या राहुल गांधी के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज भी है। अब कांग्रेस ने ऐसे टाइम पर अपना वो कार्ड खेल दिया है जिसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचता है। हाँ, ये बात है। तो ठीक बात अब है। प्रियंका गांधी वो कार्ड है जिसके बाद अब कांग्रेस के पास हाँ। कोई कार्ड नहीं बचता, मतलब इसलिए प्रियंका गांधी के do पास or die। हाँ, मतलब परफॉर्म करने के अलावा, उस नतीजे देने के अलावा अब कोई तो दूसरा बस विकल्प ये बिल्कुल क्रिकेट मतलब- का वैसा ही मैच हाँ, है कि स्लॉग हाँ। ओवर्स चल रहे हैं, आपने हाँ। अपने उस बैट्समैन को उतार दिया है। हाँ। अब बाउंड्री लगती है, हाँ। तो जीत आपकी। बाउंड्री अगर नहीं लगा पाता है, हाँ। तो वो बल्लेबाजी हारता इररिलेवेंट हो है। जाएगा। हाँ, हारता है, तो ठीक बात है। तो मतलब ये कहने का मतलब कि स्टेक बहुत हाई है, मतलब बहुत stake high ठीक है। बात है। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं, बहुत सारे लोगों को का ये भी मानना है कि ये सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्यों भई, अगर आपने उनको महासचिव बना ही दिया, आपने सक्रिय राजनीति में आप ले ही आए हैं उनको, तो भाई प्रियंका की अपील जब जैसा कि आपने कहा कि मास अपील है, तो उन्हें सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित क्यों रखा नहीं, है? देखिए, बहुत है ना, बहुत सीधी बात है। पूरे देश भर में अगर उनकी अपील है तो ठीक है, उनको स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे देश भर में ले जाइए। अब ये आने वाले दिनों, देखिए, हाँ, अभी फोकस- पहली बार वो हाँ। आई हैं पार्टी के लाइन पे, ठीक है। अभी तक वो फैमिली लाइन पे प्ले कर रही थी, पार्टी लाइन पे फ्रंट पे औपचारिक रूप से पहली बार आई है। तो ये भी क्या हो सकता भूमिका है, ये होगा, भी हो सकता पता है नहीं कि प्रभारी वो भले पूर्वी उत्तर प्रदेश जी। की हैं, भूमिका हो- लेकिन हाँ, प्रचार उचार में उसी तरीके से असर मतलब उसका दूसरी तरफ भी जाएगा, दूसरी तरफ भी जाएगा, और हो सकता है कि देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रचार बिल्कुल, करें। बिल्कुल। अजय उप्रेती जी, कैसे देखा जाए? मतलब ये एक बड़ा सवाल है कि भाई प्रियंका गांधी मतलब वो जैसा सबने कहा कि ये तुरुप का पत्ता मानी जा रही थी कि मतलब अब आ गई तो अब समझिए कि यही अब बेड़ा पार लगाएंगी। अब आ गई हैं, लेकिन ऐसे समय में आई हैं जब, और ऐसे इलाके में उनका जवाबदेही भी ऐसी है कि जिसको आप कमतर नहीं आंक सकते। मतलब आप देखिए कि ये अगर मतलब आंकड़ों की बात कर लें थोड़ा सा, तो ये जो चुनौती है कितनी बड़ी है, और बेहतर तरीके से हम समझ जाते हैं कि ये 21 जिलों की 32 लोकसभा सीटें आती हैं इसमें, और उसमें अगर देखा जाए तो कुशीनगर को छोड़ दिया जाए, और शायद गोरखपुर भी 14 तो हाँ, बाई इलेक्शन हाँ, में तो 2014 में, हाँ 2014 मतलब हम बाई इलेक्शन को छोड़ दीजिए, मैं 2014 की अगर बात करूं तो कुशीनगर को छोड़ दिया जाए तो कहीं ये पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं थी। तो एक ऐसे इलाके में जहां जिन 30-32 सीटों की आपको जवाबदेही दी गई है, वहां जब आप दूसरे नंबर पे भी नहीं है जहां, वहां आपको एक नतीजे देने का आपके ऊपर दबाव होगा। ये कितनी बड़ी चुनौती है प्रियंका के लिए? देखिए, ये प्रियंका का आना, अभी एक आपके पैनलिस्ट कहते थे कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, तो उसका एक अगला हिस्सा था जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि ओल्ड वाइन में असर काफ़ी होता है
ऐसा नहीं है, ओल्ड वाइन को आप हल्के में नहीं ले सकते। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि प्रियंका को इस समय इंट्रोड्यूस करना कांग्रेस का, जैसे हम लोग शब्द बना रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र है, ये अंग्रेजी में अगर इसको कहा जाए तो इट इज पेनासिया फॉर ऑल इल्स, मतलब एक तरह के रामबाण औषधि है, रामबाण है, जी, उनको लेके आए हैं। अच्छा, तीसरी चीज है कि प्रियंका के लिए तो चैलेंज है ही है, और प्रियंका कितना सक्सेसफुल होती हैं या क्या होती हैं, कई और लोगों के लिए जो है ये बात तय करेगी। भविष्य केवल प्रियंका का ही और राहुल का ही भविष्य नहीं तय होगा, बहुत से कद्दावर नेताओं का भविष्य तय होगा। अच्छा, चौथी चीज देखिए कि अब उनको जो कमान दी गई है, देखिए हम लोग बहुत पहले से एक नारा सुनते थे, अमेठी का डंका, बहन प्रियंका या बेटी प्रियंका, तो वो डिमांड बहुत पहले से हो रही थी, और जनमानस में ये बात थी कि अगर इनको सामने रख के चुनाव लड़ा जाता तो कांग्रेस की स्थिति बेहतर होती। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी अपील है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, और लोग एक्सेप्टेबिलिटी है, आदमी, कनेक्टिविटी भी है, क्योंकि हम लोगों ने पर्सनली उनके बड़े सारे कैंपेन्स कवर किए हैं, तो वो एकदम से एक जो है ना, जिसको कहना चाहिए एक भावनात्मक रिश्ता बना लेती हैं। चाहे वो हाथ पकड़ के बनाए, चाहे देहाती में वाली हिंदी बोलें, चाहे शुद्ध हिंदी बोलें, जो जिस हिसाब से होता है वो करती हैं। और इसीलिए कहा जाए, इनको इंट्रोड्यूस करने का भी इसीलिए ये है कि कांग्रेस ये चाहती कि भाई, अब देखिए कांग्रेस को चैलेंज दो तरफ से थे, एक तो बीजेपी को रोकना तो चैलेंज था ही, दूसरा जो छिछलेदारी उसकी सपा बसपा गठबंधन को लेके हुई है, तो उन दोनों चीजों को कांग्रेस ने अपने समझ से काउंटर किया है, और बहुत ठीक ठाक काउंटर किया है। अच्छा, एक चीज पे मैं और आ जाऊं कि जैसे आप अभी आंकड़े बता रहे थे, 21 जिले और 32 सीटें, या शायद 27 जिले 32 सीटें जो भी हैं, तो 32 सीटों का आंकड़ा कोई कम नहीं है। इस बार लोकसभा की 32 सीटें जिसके पास होंगी, तो शायद वो दिल्ली जाने के लिए रूल करेगा, अपनी टर्म डिक्टेट करेगा। तो ये सारे जो है 1 2 3 4 ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे कारक हैं, और मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने बिल्कुल ठीक किया। अब जैसे आप कह रहे थे कि भाई किसी को अगर डुबाना है तो जो है डूब जाए, तो ऐसा नहीं है भाई, डूबने वाले को वो ऊपर ला रहे हैं, और बहुत बढ़ने का तरीका ढूंढेगा, हाथ पैर तो मारता ही आदमी। उन्होंने अपना एक एक्सपर्ट भेजा है कि भाई ठीक है, अब स्लॉग ओवर्स हैं हमारे पास, और इसमें जो है आप अच्छे फिनिशर की भूमिका निभाइए। तो रंजीत जी, कुल मिला के ये है, और लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें अनूप पटेल बहुत पुरानी मांग थी, मतलब बहुत खुश होंगे आज कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता के तौर पे, आप लोग बहुत खुश होंगे आज। ऑफिस में कमरा भी बना दिया भाई, रणजीत में कमरा तैयार हो गया। अच्छा, ऐसा देखिए, तैयार हो गया आपके न्यूज रूम पे भी जिस तरीके से उत्साह का माहौल है, मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज 3 नियुक्तियां की हैं। चर्चा में आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया, केसी वेणुगोपाल को अशोक गहलोत जी की जगह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितने भी राष्ट्रीय लेवल के जो भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रभारी, किसी को इधर बनाया तो किसी को कोई सीएम बनाया तो ठीक है, किसी को नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज वो आज चर्चा का विषय नहीं है। अनूप पटेल, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के सारे मर्ज की दवा है क्या? नहीं भाई, जो वो कांग्रेस जिसके पास अभी यूपी में संगठन नहीं है, रंजीत जी, अपना नेटवर्क नहीं है, कार्यकर्ता, वो तो इस सारी मर्ज सबकी भरपाई अकेले कर देंगी ना, मतलब प्रियंका। नहीं, सबसे पहले तो जो भाजपा के प्रवक्ता ने ये जो संज्ञा दी है, ओल्ड वाइन और न्यू बॉटल, ये किसी तरीके से तुलना असल में मोदी जी से लेके जितने भी इनके प्रवक्ता, जितने भी पदाधिकारी हैं, स्त्री को इस तरीके से जो तुलना करते हैं, वो पहले तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो साथी यहाँ बैठे हैं जो विश्लेषण करते हैं, तो मैं उनसे भी चाहूंगा कि भविष्य में इस तरीके की तुलना ना करें। दूसरी बात मैं कहता हूं कि प्रियंका जी बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने जो है अमेठी रायबरेली में अपनी भूमिका निभाई है, और जनरल सेक्रेटरी के रूप में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में आज जो उनका मनोनयन हुआ है, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े जो है बदलाव की तरफ संकेत कर रहा है। और राहुल गांधी जी ने जब मीडिया से आज रूबरू हुए हैं, तो उन्होंने एक बात कही है कि हमारा कोई जो है बैर नहीं है, सपा बीएसपी अपने तरीके से जो है सांप्रदायिक और जो है फांसीवादी जो ताकत है बीजेपी उससे लड़ रही है, लेकिन हम अपनी ताकत से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया और
प्रियंका गांधी जी का बहुत बड़ा रोल उत्तर प्रदेश में आने वाला है, वो आपको दिखेगा। लड़ेंगे तो ठीक है, जी। लेकिन वो बात ठीक है, लड़ेंगे, लड़ने में से कौन इनकार कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि भाई वोटर कौन होगा, कौन वोट देने जा रहा है, बिल्कुल, कांग्रेस मैं को, संगठन कहां है, संगठन कहां है, मैं वही कर रहा हूं भाई। अब आज की तारीख में जब ऐसे दौर में हम हैं, जब चुनाव को जातीय गणित समीकरण और वोट बैंक और इस तरह के खांचे में हम बांट के देखते हैं और इसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं, तो ये सवाल उठता है ना कि वो कौन लोग होंगे जो प्रियंका गांधी के नाम पर वोट करने जाएंगे, कौन सा वोट बैंक है जिससे आप उम्मीद लगा के बैठे, कौन लोग होंगे जो वोट डलवाने जाएंगे। हाँ, 99 से मैं 2014 का आपके पास भी वो सीट है, 2009 में हम लोगों की सीटें ज्यादा थी, 2014 में हमारे पास 2 सीटें 21 सीटें थी। हाँ ठीक है, ठीक बात, 21 सीटें थी, हम 2 में आए, 18% वोट में था। 2009 में बीजेपी 10 सीटों में थी, 2014 में 71 सीटें आई हैं। परसेप्शन और कोर इश्यूज का जो है पॉलिटिक्स में जो है में लड़ाई होती है। हाँ। परसेप्शन 2019 का बदल गया है। 2019 में ये देश चाहता है, उत्तर प्रदेश चाहता है कि नया नेतृत्व करे, नई सरकार बने, और उसकी मुहिम चल रही है। आप ये देखिएगा, वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और दिल्ली में नई सरकार बनेगी और नया चेहरा मिलेगा, नया नेतृत्व मिलेगा। नया चेहरा से मतलब इंतजार, राहुल गांधी नहीं मिलेंगे डेफिनेटली जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं, हमारी तरफ से, हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से अधिकृत है, राहुल गांधी जी डेफिनेटली जो है उस कुर्सी तक पहुंचेंगे। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर मतलब ऐसे लोग कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी पार्टी से भी कहते रहे हैं, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे लोग दबी जुबान नहीं बल्कि होर्डिंग लगा के कहते रहे हैं कांग्रेस में कि राहुल की बजाय अगर प्रियंका ही लीड कर रही होती तो बात कुछ और होती। आप लोग भी महसूस करते हैं क्या ऐसा? देखिए, ऐसा है, कार्यकर्ता है, उनका एक अपना जो है मत है, बहुत सारे लोगों को लेके। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे नेताओं को कहते काश ये आदमी होता, हर पार्टी के अंदर होता। जैसे नितिन गडकरी को लेके जो है बीजेपी में चल रहा है, काश नितिन गडकरी आए। योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे समर्थक कह रहे हैं कि इसको हटाओ, जो है मोदी जी को हटाओ, योगी आदित्यनाथ को लाओ। तो पार्टी के अंदर इस तरीके की चीजें चलती रहती है। प्रियंका गांधी जी को मानने वाले हैं, उसमें वो लोग जो है व्यक्तिगत स्तर पर। अच्छा, ये एक और बात कही जा रही है कि प्रियंका गांधी तो आई है, साथ में रॉबर्ट वाड्रा का मुकदमा भी तो लाई हैं। मतलब जो मामला दबा हुआ सा था, हो सकता है कि भाई ये जब आएंगी प्रियंका गांधी तो बीजेपी उन मुद्दों को भी फिर से हवा देगी जो कि कांग्रेस को लंबे समय से परेशान कर रही है। बिल्कुल तो सही, ये इससे कोई डर लगता है कि नहीं आपको? अरे भाई, 4.5 साल हो गए रंजीत जी, हाँ, बीजेपी को सरकार बने हुए। हरियाणा में इनकी सरकार थी, राजस्थान में, हरियाणा में अभी इनकी सरकार है, राजस्थान में अभी जो है कुछ समय पहले तक इनकी सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार है। 4.5 साल हो गए, सीडी इन्होंने हर जगह जो है फैलाई कि हम जो है इसको सजा देंगे। क्या हुआ? अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी कानूनी, अगर जो है कानूनी रूप से कुछ भी, अगर रॉबर्ट वाड्रा जी के ऊपर कोई दिक्कत हो रही है तो कानून अपना काम करेगा ना, कानून अपना रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर काम करेगा। निर्दोष है कि जो है निर्दोष नहीं है, वो तो तय करेगा जो है कानून। लेकिन इनकी तरफ जो इंडिकेशन करिए, 4.5 साल में क्या किया, सिर्फ जनता को बरगलाया। उनके खिलाफ ईडी की जांच कहां है? अब तो सरकार जाने वाली है। अरे सरकार जाने वाली है, घोटाला है। नहीं तो नारा बीके गोस्वामी नारा तो ये था कि अगर सरकार बनी तो 6 महीने में दामाद जी जेल जाएंगे। 6 साल होने कोई दामाद जी जेल जा ही नहीं पा रहे। कानून अपना काम करती है, तो सरकार जा रही में है। हम किसी को नाजायज नहीं फंसाने जा रहे हैं, लेकिन सरकार जनता को बरगलाया क्यों? हमसे कि हमने नाजायज फंसा दिया। हरियाणा में जमीन घोटाले हैं, समझे, और गांधी फैमिली सब बेल्ट में है। गोस्वामी जी, डिबेट का विषय जो है हम लोग थोड़ा भटक रहे हैं। काम किया है, बिल्कुल, इसलिए जो है हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस को वापस करने जा रही है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ये तहरीर ने किया है, रंजीत जी ने बताया, किसी को भी लेकर 4.5 साल से ऊपर समय हो गया। की पार्टी है। आप ये कहिए कि मोदी जी चोर हो गए हैं, राफेल में चोरी की है, चौकीदार चोर हो गया है, आप उसमें देखिए ना। एक मिनट, बीके गोस्वामी उत्कर्ष को सवाल कर। मैं गोस्वामी जी खाली ये कह रहा था कि अभी आप कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, जांच कर रहा है। जिस वक्त आप चुनाव अभियान में थे तो आपको ये प्रक्रिया नहीं पता थी क्या कि 6 महीने के भीतर आप जेल भेजने का दावा कर रहे हैं? क्योंकि ये इसलिए सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि बीजेपी इस तरह के जुमले उछालती है और उसको करती कुछ नहीं है। तो ये तो आपको भी फेस करना पड़ेगा।
और अब जब चुनावी टाइम है और अब अगर आप एक्शन लेंगे तो सिंपैथी कहीं और जाएगी। नहीं मतलब तो कुल्हाड़ी पे पैर मारने हाँ, जैसा। कुल्हाड़ी पैर मारने वाली बात है। क्योंकि जी कानून तो अब अपना तो काम कर रहा है। कुल्हाड़ी पे पैर पड़ सरकार जाएगा। कभी अब कानून आप के क्या आगे करें? ऐसे नहीं कर नहीं पाएंगे। है। जो प्रूफ है समझे वो तो उनको एक न एक दिन जेल जाना है। प्रियंका गांधी के आने की इस घोषणा के पहले अगर आपने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कुछ भी कर लिया होता तो शायद फिर भी बच सकते नहीं, थे। हम अब अगर भावना से नहीं काम अब करते तो अगर हैं। आप चाह के भी इस कुछ नहीं कर तरीके से सकते, कांग्रेस अब के तो लोगों चाह ने के भी देश नहीं में कर पाएंगे। बदलने बीके की भावना से गोस्वामी राजनीति की वो है। समय हम निकल बदलने गया। की भावना से नहीं राजनीति कर रॉबर्ट रहे हैं। वाड्रा के खिलाफ कोई एक्शन लेने का समय निकल आप गया। परेशान हो जमीन के घोटाले ठीक है। में उनका नाम है, क्या? राजस्थान में भी है, हरियाणा में है, कई आशुतोष घोटाले उनके सिर्फ ऊपर हैं। जनता को खेती मार की लाने का छापे काम पर करते हैं, हो। ठीक है। गांधी फैमिली पूरी जमानत पे है। ठीक है, अरे बहुत सवाल है आज भाई। करते प्रियंका गांधी रहो। को लेकर बहुत सारे सवाल है लोगों को मन में, जरा आने दीजिए सबको। ये आशुतोष वर्मा, अब ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये लड़ाई जो कि मतलब जिस तरीके से आपने गठबंधन से झटक दिया कांग्रेस को, और राहुल गांधी ने इशारों में कहा था कि हमारे ऑप्शंस अभी खत्म नहीं हुए हैं, और आज भी उन्होंने कहा कि हम फ्रंट फुट पे लड़ेंगे। तो भाई ये जो फ्रंट फुट पे लड़ेंगे तो मतलब इस लड़ाई में तो आपसे भी लड़ेंगे, लड़ना ही पड़ेगा। तो ये नुकसान आपको मतलब ये किसको, आपको क्या लगा बीजेपी को ही नुकसान करेंगे कि आपको भी लग रहा है कि आपको भी नुकसान करेंगे? रंजीत जी देखिए, दो चीज़ें समझनी है कि कांग्रेस के साथ हमारा कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। मतलब इस बात का आपको डर तो नहीं लग रहा है ना, या कोई नहीं, मन में कोई ये तो नहीं है ना कि यार कर ही ले, इससे अच्छा तो यही होता कि कर लेते गठबंधन, कुछ सीटें दे देते। नहीं, कांग्रेस जी ऐसा नहीं है। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय मायावती जी ने जब ये गठबंधन किया था तो ये जो आज धमाका शाम से हो रहा है वो 4 दिन पहले से हो रहा था। अच्छा। और ये उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान की मुझे लगता है कम से कम 400-500 मीडिया वाले जो है पूरे लखनऊ में आ चुके थे, क्योंकि उनको इस बात की भनक लग चुकी थी कि जो 93 में हुआ है वो 2019 में ना हो, उसकी कोई वजह दिखाई नहीं पड़ रही है। और सामाजिक समन्वयता जिस तरीके से भारतीय समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने साथ में मिलकर लड़ी है, हमने हर समय सोचा है कि अगर हम कांग्रेस को साथ में लेते हैं तो शायद ये लड़ाई उस तरीके से हम नहीं लड़ सकते जिस तरीके से हम लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो हमने ये इस बात को कभी नहीं कहा कि हमारे साथ कोई उनकी दुश्मनी है। कांग्रेस को लगता है कि शायद वो बड़ी पार्टी के साथ नाते उनको ज़्यादा सीट चाहिए, हमको लगता है कि हम यहाँ ज़मीनी तौर पे ज़्यादा मजबूत है और हम उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं जितना इन्होंने छत्तीसगढ़ में काम किया है, मध्य प्रदेश में काम किया, राजस्थान में किया है। वहाँ हमने कोई हठधर्मिता नहीं दिखाई है। तो हम गठबंधन में साथ नहीं रख रहे हैं, लेकिन लड़ाई हमारी बहुत क्लियर है और लड़ाई हम सबको पता है कि इस जमीनी तौर पे मैच फिक्स है। जमीनी तौर पे आप कहीं भी अगर पिछले 1 साल में देख लें, वो पार्टियां जो जमीनी तौर पे, चाहे इन्होंने अलवर में भारतीय जनता पार्टी को हराया हो राजस्थान में, चाहे हमने इसको और खुल के बताइए ना, इसको जरा और खुल के बताइए कि आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई हम अगर इनके साथ गठबंधन नहीं करके भी हम फायदे में रहेंगे, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आ जाने के बाद भी हम फायदे में रहेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब ये मैच फिक्सिंग वाला तो मामला नहीं है ना कि भाई कि हमने तय कर लिया कि हाँ ठीक है कि हम लोग अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन हमको मालूम है कि हमारा वोट तो ठीक है, लेकिन जो सामने वाला लड़ेगा वो हमसे ज्यादा दूसरे का नुकसान करेगा। इस बात का, इसको लेकर आश्वस्त है? नहीं रंजीत जी, मैच फिक्सिंग कहीं अगर है तो हमारी इतनी ओपन मैच फिक्सिंग है कि हमने आज से नहीं और नेताजी के समय से भी रायबरेली और अमेठी की सीटें खुले डंके पे छोड़ पे मैच फिक्स करके आपको दिया कि इस पे हम नहीं लड़ने जा रहे हैं। इतनी मैच फिक्सिंग है हमारी और आपको ही पता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन हमने पिछले 2 दशकों में अपनी सारी संभावनाओं को देखा कि जिस तरीके से हमारा वोटर्स हमारे साथ में या बहन जी के साथ में मिलकर लड़ाई लड़ता है, वो बहुत बढ़िया तरीके से। मैं फूलपुर के चुनाव में खुद वहां पे रहा हूं महीने भर और मैंने वहां देखा है जिस तरीके से टर्नअप होता है। और वहां पे कांग्रेस भी लड़ाई पे थी, वहां पे एक निर्दलीय बहुत बाहुबली भी लड़ाई पे था और भारतीय जनता पार्टी पे थी। और आपने अगर देखा हो तो जाति समीकरण के हिसाब से भी हमारे लिए टक्कर ज्यादा वहां थी, लेकिन जो टर्नआउट हमने बीएसपी और एसपी के साथ देखा है वो इनक्रेडिबल था, उसका कोई जोड़ नहीं है। अच्छा। हमको लगता है कि अगर कांग्रेस अपने बलबूते पे जहां जहां काम करना चाहती है वो करे, क्योंकि जो फार्मूला हम देना चाह रहे थे उस पर कांग्रेस शायद खुश नहीं थी, इसलिए बस हमने किया है। बाकी वैचारिक मतभेद कहीं नहीं है। उत्कर्ष, आज जो है, आज राहुल गांधी कह रहे थे कि हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे, जहां जहां मौका मिलेगा हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे। तो जब कह रहे हैं कि दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि अखिलेश यादव को लेकर के बहुत सम्मान है उनके मन में, और तो एक तरीके से मतलब ये फ्रेंडली मैच ऐसा लग रहा है कि दो टीमें हैं जो फ्रेंडली
मैच खेल रही हैं और एक तीसरा आदमी है, असल लड़ाई उससे है, मतलब दोनों मिलके उससे लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे लेकिन दोनों मिलके उससे लड़ेंगे। मतलब अब इसको जरा वोट किस तरीके इसको से जरा वोट जब कैंडिडेट बनेगा, इसको वोट बैंक वाले नहीं रंजीत जी, मैं इसमें डिफर करता हूं, मैं डिफर करता हूं, मैं बिल्कुल, ये फ्रेंडली मैच का वर्ड नहीं। देखिए, अगर एक मैदान पे 3 खिलाड़ी लड़े हैं, हाँ। तो ये वोटर्स तय करेगा ना कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे बड़ा आदमी कौन है। अच्छा, ये हम और आप नहीं डिसाइड करने जाएंगे। तो वोट द सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, जो रास्ते खुले छोड़े जा रहे ऐसा नहीं होता है। हैं, 2 सीटें, अच्छा चुनाव के बाद भी तो कुछ चाहिए ना कि क्या हो जाए क्या ना हो जाए। भाई जब 24 साल ये आज की बात नहीं है, इसमें आप तब भी बात कर सकते हैं जब यूपीए की सरकार थी और जब हम सरकार में नहीं है तब भी हम नहीं लड़ते थे। अच्छा इसको नहीं, अच्छा इसको एक मिनट जरा अजय जी, मैं इसको बस ऐसे मैं जरा वोट बैंक वाले और जो जातीय गणित है उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। उत्कर्ष, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे ये माना जा रहा है कि भाई अगर प्रियंका गांधी आई हैं तो वो किसका वोट लेकर आएंगी, तो लोग कह रहे हैं पहली नजर में कि भाई एक तो यूथ गोलबंद हो सकता है उनके साथ, तो ये यूथ किसका वोटर है? अभी मोदी जी के साथ गोलबंदी है यूथ की, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है कि ब्राह्मण वोट में सेंध लगा दें, तो ये वोट किसका है? ये बीजेपी का अगेन वोट बैंक है। तो अगर देखा जाए तो मतलब जो ज्यादा जहां से वोट लाने की, जहां से मिलेंगे, ताकत मिलती हुई दिख रही है, वो ताकत अभी बीजेपी की ताकत है। तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बात का इनको एकदम आश्वस्त है कि भाई ये जो लड़ाई हो रही है उसमें जो तीसरा आदमी लड़ रहा है वो असल में हम दोनों के साझा दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इस लड़ाई में कोई नुकसान नहीं है, कोई जीते कोई हारे। देखिए कि कांग्रेस की जो अभी की स्थिति है, जातीय वोट बैंक के खांचे में तो फिट ही नहीं हो रही है, अभी की स्थिति नहीं हो रही, इसीलिए तो मैंने कहा कि अब फोकस कहां है। हाँ, एक तरफ जाति गोलबंदी है, दूसरी तरफ भी जाति गोलबंदी के साथ नारे हैं विकास के और इमेज है नरेंद्र मोदी की। प्रियंका गांधी के आने के बाद या कांग्रेस जिस तरह से पिछले 3 राज्यों के चुनाव में भी हमने देखा, उसने फोकस जो किया है वो 2-3 जगह पे किया है। किसानों पर किया, युवाओं के रोजगार पर किया है, और जो खास तौर से भ्रष्टाचार के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर थे उस पर किया है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर जो नोटबंदी के बाद होने वाले जो कारखाने बंद हुए दूसरी जगहों पर, उससे जो लेबर वापस लौट के आए, तो प्रियंका या राहुल जो एड्रेस करेंगे वो इसको करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जब इन सारे इश्यूज को एड्रेस करेंगे तो वो एंटी इनकम्बेंसी मोदी के लिए ही पैदा कर रहे हैं। अब उसके बाद वो वोट कहां जाके बैठता है वो सीट वाइज और कैंडिडेट वाइज तय होगा। और जिस बात का इशारा राहुल गांधी भी लगातार दे रहे हैं और जिसका इशारा अखिलेश यादव भी कभी राहुल गांधी के या कांग्रेस के खिलाफ लगातार नहीं बोल रहे हैं, तो कुछ हम ये भी देख सकते हैं कि कुछ सीटों पर इस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। अच्छा, ठीक बात है। बीडी नकवी, कैसे देखते हैं, क्या मतलब इस मतलब प्रियंका के आने से ये आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ाई मजबूत होती दिख रही है अपनी, या कमजोर होती दिखाई दे रही है? देखिए, देर आयत दुरुस्त आयत, अच्छा, मैं तो ये कहूँगा इसको, क्योंकि बराबर पब्लिक डिमांड कर रही थी और कांग्रेस वर्कर्स को बहुत ऊर्जा मिली है, मोटिवेशन मिला है काम करने का, इसमें तो देखिए कोई राय नहीं। अब पॉइंट जो आप बात कर रहे हैं, अभी एनालिस्ट कह रहे थे, उन्होंने 2-3 बातों को कहा, किसान और बेरोजगारी। एक और चीज़ को उन्होंने हिट किया, आप छत्तीसगढ़ के इलेक्शन को वॉच करें, उन्होंने जितने चीफ मिनिस्टर बनाए अपने, वो ओबीसी, नान यादव ओबीसी जो है हमारी, जो बहुत बड़ा चंक है यूपी में, उन्होंने उसको भी टारगेट किया है खामोशी से। साहू, मिस्टर बघेल, ये सब लोग क्या हैं? ये यूपी का जो एक वोट चंक है, 30% वोट है, नान यादव ओबीसी, ये किसी फिलॉसफी से गाइड नहीं होता। ये ना अम्बेडकराइट है, ना ये लोहियाइट है, ना ये आरएसएस का है। तो ये जो वोटर पड़ा हुआ है, आजाद वोटर जिसको कह रहे हैं, जिसपे कांग्रेस डेफिनेटली मुझे लगता है अटैक करेगी, और यही वोटर ऐसा है तो ये जो इस वाले वोट पे तो बीजेपी भी बिल्कुल, और इस वाले वोट पे तो बीजेपी ने जो इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी भी काम कर रही है, इसी वोट के जरिए पाई। मैं आपको तो यही वोट था जिससे बीजेपी को इतनी सीटें यूपी में दिलवाई। उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, जिस तरह से किया, जो भी कैंपेनिंग की हो, सब जानते हैं क्या कैंपेनिंग मतलब की। मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई जो जिससे बीएसपी और एसपी को उम्मीदें हैं, जी जी, खास करके बीएसपी को, तो दलित और मुसलमान कुछ टूटेगा कि नहीं, जाएगा उधर, जाएगा कि नहीं? देखिए, बिल्कुल आप ना सीट वाइज तय होगा, सीट वाइज टेक्निकल वोटिंग हो जाएगी, देखिए इस तरह का क्या लगता है आपको? डेफिनेटली प्रियंका गांधी, एक सच्चाई है, कोई कुछ भी कहे, मिनॉरिटी वोट में डेंट करेंगी, इसमें कोई शक नहीं।
प्रियंका गांधी की पर्सनालिटी ऐसी है जो हर तरफ डेंट करेंगी। अब उसके नतीजे कुछ भी हो, बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन कहीं कहीं मैं समझता हूँ गठबंधन वर्सेस कांग्रेस भी हो सकता है ये चुनाव, क्योंकि राहुल गांधी ने एक इशारा किया है कि भाई आप आइए हमसे बात करिए। अब राहुल गांधी ये चाहते हैं डिक्टेट करना चीजों को। अब तक तो गठबंधन डिक्टेट कर रहा था, अब वो ये कह रहे हैं कि आइए हमसे बात करें आप, हम आपका आदर करते हैं। एक रास्ता उन्होंने दरवाजा खुला छोड़ा, ऐसी बात नहीं है। देखिए प्रियंका गांधी सब कुछ बदल डालेंगी, ये भी एक इम्पॉसिबल सी चीज है। जहां लड़ाई जिधर जा रही है हम कहें, लेकिन तब्दीली आनी है। वजह क्या है, देखिए सब हिस्ट्री में जाइए आप, मिसेस गांधी हिंदुस्तान की लीडर थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, हालात है वो जल्दी, जब वो लीडर बनने का वक्त आया तब वो दुनिया से रुखसत हो गए। आप बड़ा फर्क देंगे, दोनों का असैसिनेशन हुआ और पब्लिक ने कैसे रिएक्ट करा, एक के और दूसरे के, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो पर्सनालिटी है प्रियंका गांधी की, उसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की छवि है। मैं जब स्टूडेंट था 20-21 साल का, मैंने बाई इलेक्शन मिसेस गांधी के साथ 10-12 दिन मैं रहा हूं, मैंने उनकी कार्यशैली देखी। आप समझिए मामूली वर्कर को चीफ मिनिस्टर को भेज देती थी। देवराज अरस थे वहाँ चीफ मिनिस्टर मैसूर के उस जमाने में, उन्होंने कहा भाई उस लड़के को बुला लाओ, वो जो यंग लीडर नजर आ रहा था, समझे। इत्तेफाक से मुझे भी उन्होंने ऐसी मिलने के लिए बुलाया, भाई यू आर डूइंग वेरी वेल। तो ये जो चीज़ है, कनेक्टिविटी जो है वो कहीं ज़्यादा है। अब राहुल गांधी का जो प्रोग्राम हुए, जहाँ एस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं वो एस्टेब्लिश हुए हैं लीडर, जैसे अब दुबई का प्रोग्राम हमने देखा जो वो बोल रहे थे, ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, इसमें कोई शक नहीं। जब लेकिन अभी भी सहज नहीं दिखते जी, अभी भी बहुत सहज नहीं दिखते। नहीं ऐसा है कि अब हिंदुस्तान में क्या परफॉर्म करें, कॉन्फिडेंस है। और वो मोदी जी पे जब उन्होंने एग्रेसिवली अटैक किया, जो कुछ भी अल्फाज कहे, रिपीटिशन नहीं होना चाहिए उसका मेरी जबान से, तो उससे पब्लिक में रेस्पॉन्स आया। इस वक्त देखिए जो देश 2014 में खड़ा था रंजीत जी, आज भी देश वहीं खड़ा है। भले बीजेपी के लोग या स्पोक्समैन ऐसी कोई चीज नहीं बता सकते कि 4 साल में कौन सी ऐसी बड़ी तब्दीली आ गई इकोनॉमिक पॉलिसी पे, एग्रीकल्चर पॉलिसी पे। आज ये हालात है यूपी के देहातों में, इस सच्चाई को समझ लीजिए कि जो एनिमल से लोग परेशान हैं, जो किसान परेशान है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ा रिएक्शन होगा लोगों का, बहुत ज्यादा परेशान है, उसका सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं हमारे आपके पास कौन सा हथियार होगा? मतलब ये लड़ने, प्रियंका गांधी जैसे जो एक बड़ी अचानक से मतलब एक बड़ी चुनौती जो सामने आ गई, उसके खिलाफ क्या देखिए बीएसपी के पास अंबेडकर का फिलॉसफी आइडियोलॉग है। हमारे पास मोदी ऐसा सफल चेहरा है देश में, उसने प्रधानमंत्री के रूप में देश और विदेश में नाम पैदा किया है, और सेंट्रल में जो भी योजनाएं थी वो गांव तक पहुंची है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास जो गांव तक हमने पहुंचाने का काम किया है, हमने स्वच्छ शौचालय के तहत लगभग 70 लाख परिवार को हमने सीधे स्वच्छ शौचालय का लाभ दिया है। एलपीजी का 6 करोड़ परिवार को हमने लाभ दिया है। जो आयुष्मान भारत के तहत हमने जो है 50 लाख से अधिक लोगों को हमने चयनित किया है। हमारे पास केंद्र सरकार की वो योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने विकास नहीं किया, 19,000 गांव तक बिजली पहुंचाने का काम मैंने किया है। जितना भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी के में किसानों का हमने उत्तर प्रदेश में कई माफी करके दिखाया, 7% हमने गन्ना का भुगतान करके दिखाया, हमने 100% धान का हमने कलेक्ट किया है। 2 महीने और इसमें बोल लीजिए, चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के लोग कौन प्रधानमंत्री का दावेदार है? नहीं बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात एकदम सही है। देश की जनता जान रही और है, ये हम लोग लगातार सुन रहे हैं। ये लोग महागठबंधन कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी चाहता हूं कि अभी आप जो है इतना करने के बाद भी गोरखपुर बहुजन समाज पार्टी ऐसी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जान रही है। अपने एक वोट की कीमत को यही वसूल लेती है टिकट की बंटवारे में। गोस्वामी जी महागठबंधन को वोट नहीं देने जा रही है। और प्रियंका गांधी तो पूर्ण विराम लगाइए तो कोई सवाल किए जाए, पूर्ण विराम लगाए तो एक दो सवाल। देखिए आपने बहुत सारी योजनाएं गिनाई और निश्चित तौर पर ये वही सारी लगभग वो भाषण था कमोबेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार दे रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल जो जमीन के हैं उसको आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जैसे 7 लाख या जितने भी एलपीजी कनेक्शन गए, रिफिलिंग क्यों नहीं हो रही है? उस सवाल का जवाब क्या होगा? क्योंकि वो सिलेंडर को लेकर रिएक्शन हमने खुद अपनी स्टोरीज में देखा है। दूसरा जो आप रोजगार कम हो गए, ये आंकड़े हैं। जो गांव के भीतर गाय या गोवंश जिस तरह से तांडव मचा रहा है, हम रोज ऐसी खबरें दिखा रहे हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। देखिए हम ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
हम जो है देखिए, आप एक और गोस्वामी जी उनको बात बजट दिया सुन गया। लीजिए आप ना, देख बात लीजिए, सुन लीजिए, गौशाला बात तो सुन बनाने के लीजिए। लिए ये समस्या देखिए आप जो योजनाएं बिल्कुल आपकी बात गिनाना, समझ योजना हमने में गाय का कत्लेआम नहीं होने दिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी गाय का बात है, कत्लेआम नहीं होने दिया। बहुत गाय अच्छी का बात है। के बीच में हम हमारे चुनाव घोषणा पत्र सुन था तो लीजिए। कि हम जो अवैध स्लॉटर हाउस है उसको हम बंद करेंगे। अरे तो हमने महाराज बंद सुन करके तो दिखाया। लीजिए, आपने जितनी भी घोषणाएं की उससे किसी को एतराज नहीं है, आपके दावों में भी किसी को एतराज नहीं है, लेकिन उसका जो जमीनी असर है उसके ऊपर सवाल तो उठ रहे हैं। उसका जवाब कैसे देंगे? आप कह रहे हैं हमने गौशाला बना दी साहब, घोषणा हो गई, पैसा चला गया, गौशाला अभी बन रही है, खबरें तो वैसे ही आ रही हैं, बंद नहीं सिलेंडर है। चले गए, गौशाला बंद है। आप देख लीजिएगा इसी 1 महीने के अंदर सारी गाय जो भी जानवर जो कितने छुट्टे एक्सीडेंट्स घूम हो रहे थे, हैं, गौशाला ये को पता है। में इकट्ठा किए जा रहे हैं। हाँ। अब अभी कल की रिपोर्टर से कल पता कर लीजिए। की हर जगह तस्वीर, भूमि पूजन हो रहा है, बाउंड्री वॉल बनना शुरू हो गया है। ये कार्य जो बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक बात है, वोट तो अगर ऐसा इंसान होता है तो देंगे, अच्छी गाय बात नहीं है। देगी वोट, लेकिन वोट तो इंसान फिलहाल देंगे। ये स्थिति है, फिलहाल ये स्थिति है गोस्वामी जी कि कल प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था प्रवासी भारतीयों का बनारस में, और वहां की तस्वीरें थी कि अंदर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन चल रहा था और बाहर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो एक गाय को पकड़ने में जुटे हुए थे। उसके तो लीजिए हम आप भी जिम्मेदार हैं, मतलब उसकी जिम्मेदारी सरकार में बात डाल के हमारी तो भी मैं कह रहा हूं कि भाई जिम्मेदारी बनती है। अभी तो आप गांव की छोड़िए, अभी तो बनारस में जहां मोदी जी का कार्यक्रम है, दुनिया भर के जो है सारे डिग्निटरी आए हुए, मेहमान बुला के आपने रखा हुआ है, वहां आप गाय वाली जो समस्या है वो हल नहीं कर पा रहे हैं। गांव देहात में कितना कर पाएंगे वो तो अभी हाँ ठीक बात है। तो अनु पटेल हमारे साथ नहीं है, आशुतोष वर्मा। तो भाई ये समाजवादी पार्टी जिस तरीके से, हालांकि ये बात ठीक है कि समाजवादी पार्टी और को लेकर के राहुल गांधी ने आज भी कहा कि वो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमें जानते हैं कि जो पूर्वांचल है वो मतलब एक तरीके से बीएसपी का और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और ऐसे में प्रियंका गांधी अब यहाँ आ गई हैं, और जिस तरीके से पिछला वोट परसेंटेज अगर आप देखें तो अगर मान लिया 2009, अगर बहुत पीछे नहीं भी जाएं तो 2009 में करीब 20% उनका वोट शेयर था यूपी में, और सीटें भी उनके पास ठीक ठाक थी, 21 सीटें थी। तो ठीक है कि 2014 में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई पार्टी और सीट शेयर भी घट गया, लेकिन अगर सिर्फ 2009 का भी अगर प्रदर्शन उन्होंने दोहरा दिया तो मतलब ये मैच फिक्सिंग वाला खेल चल नहीं पाएगा। नहीं, मैं रंजीत फिर से बोल रहा हूँ, मैच फिक्सिंग नहीं है। मैं 2-3 चीज़ को आकलन करने के बताऊंगा। देखिए प्रियंका गांधी जी का राजनीति में आना पिछले 1 वर्ष से ये अटकलें लगाई जा रही थी, राजनीतिक गलियारों में बातें हो रही थी कि इनको कहीं ना कहीं लॉन्च करना है। कांग्रेस के साथ दुविधा ये हो रही थी इनको लॉन्च किया कैसे जाए। अच्छा, अगर ये बीच में कर देती, उस समय तक राहुल गांधी जी के पास कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी जिसको वो साबित कर सके कि वो कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्होंने पार्टी को कहीं एक बहुत बड़ी रूप से जीत दिलाई है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये 5 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस ने वापसी की है उसके बाद से ये सूटेबल टाइम था, और शायद इसी के इंतजार में कांग्रेस थी कि हम किस टाइम पे प्रियंका गांधी जी को लॉन्च किया जाए। और ठीक है, मूव बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। परेशानी क्या है कि आज हम लोग बैठे हैं 23 जनवरी को, और 23 जनवरी के बाद ठीक हमारे पास 2.5 महीने बचते हैं। हाँ, इस 2.5 महीने में सरकार के पास 1 महीना, क्योंकि एक बार आचार संहिता आ गई तो इनके भी हाथ पैर बन जाएंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है कि थोड़ी लेट इसलिए हो गई क्योंकि अगर आप लखनऊ की बात ले लीजिए, एनएसयूआई का दफ्तर जो है पिछले 1.5 साल से नहीं खुला है। फ्रंटल संगठन की हालत बहुत खराब है। कई जगहों की तो ऐसे पता है कि वहां पे जो जिलाध्यक्ष या जो सचिव लेवल पे हैं उनका नाम कागजों पे है, उनकी टीम नहीं बनी है। तो मैं इस बात में मानता हूं मूव अच्छा है, लेट थोड़ा सा हो गया है। और अगर आप लोगों के बीच में अपनी बात बताना शुरू भी करेंगे तो लोगों को कन्वर्जन करने में, इस बात को समझने में कि इस लड़ाई में कौन बड़ा योद्धा है, इसमें तो हमें लगता है जनता अब नहीं पीछे हटने वाली है। तो हम इसमें बहुत पहले मूव ले चुके हैं, और हमारा और बहुजन समाजवादी पार्टी का आप लोग भी जानते हैं उत्तर प्रदेश में ग्रास रूट वर्कर हर समय स्ट्रांग रहा है, और उसके ही दम पे हम लोग ने पार्टी में बड़े बड़े काम किए हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमने काम बहुत किया है। हाँ, कांग्रेस का मूव ये थोड़ा शायद 6 महीने पहले होता तो कुछ चेंजेस के एक्सपेक्टेशन करते, अभी मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे।
हाँ, प्रियंका गांधी क्योंकि ये गांधी परिवार से हैं, एक इमोशनल अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट से या उसमें जो कन्वर्जन कर सकती हैं, लेकिन वो कितना सीट में तब्दील होगा। देखिए, वोट का परसेंटेशन डिवीजन करने के लिए 1-2% में अगर हो जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन 2.5 महीने में हिंदुस्तान की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का मूड एकदम से बदल पाना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा। मतलब कुछ प्रियंका swing गांधी के जरूर लिए हो आपको सकती लगता है है, कि टास्क बहुत बहुत बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है, और इसलिए मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों ने, मैं आपको बताऊं, पिछले 1 महीने से हमारी सामाजिक न्याय यात्रा चल रही है, जिसने घर घर जाके, गली गली झुग्गियों में जाके इस बातों को बताया है। शायद जो गलतियां हमसे रह गई थी कि मैं अखिलेश जी की बातें हम लोग नहीं बता पाए थे, आज वो बच्चों की जवानों पे, वो जो पेंशन धारक हैं, वो जो लैपटॉप होल्डर हैं, उनसे मिलकर हमने बात करी है। खनन घोटाले में जो नाम आ रहा है, हमने सारी बात बताई, परेशान नहीं है। वहां भी जाकर कहा झूठ बोला है, भी बता दीजिए भैया। 3 सचिव भी बता दीजिए, 3 सचिव अभी महीने भर पहले, समाजवादी पार्टी गोस्वामी साहब 3 सचिव 3 कैबिनेट मंत्री के महीने भर पहले पकड़े गए हैं नेशनल टेलीविजन के अंदर है। और राजभर जी क्या कह रहे हैं आपके लिए वही बता रहा हूँ, अपना दल किस तरीके से नाराज यही बता रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरीके से नाराज यही बता रहा हूँ। तो हम बता सब कुछ रहे हैं, और इसलिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। समय इनके हाथ से भी निकल चुका है, अब ये कितना भी कर लें, अब जो है उत्तर प्रदेश की जनता अपना बुन बना चुकी है। ठीक है गोस्वामी जी धैर्य रख लीजिए थोड़ा सा। मैं कह रहा था उत्कर्ष की, इसको एक और बात है इसमें जिसको जरा समझने की जरूरत है कि ये माना जा रहा है कि भाई ये जो सारी जो पूर्वांचल की जितनी सीटें हैं, इसमें ज़्यादातर सीटें ब्राह्मणों का इस पे ठीक ठाक वोट बैंक है, मतलब परसेंटेज है। और जिस तरह की सियासत, जिस तरह की सरकार यूपी में चल रही है, उससे ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका जो है वो सरकार से, बीजेपी से नाराज है। क्या आपको लगता है कि ये मतलब प्रियंका गांधी उसमें सेंध लगा पाएंगी, या ये नाराजगी है लेकिन ठीक है, एंड ऑफ द डे मतलब कि ठीक है, अब जब वोट देने की बारी आएगी तो फिर एक बार फिर से योगी जी और मोदी जी को ही वोट पड़ेगा? नहीं, क्या देखिए, लगता है? ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति को जितना ढंग से समझा जाता है उसमें ये एक फैक्टर हमेशा रहा है। हाँ। और पिछले 20-25 सालों के अगर उस इतिहास को देखिए तो एक तनाव हमेशा वोट जाते रहे हैं एक तरफ, लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के बाद, और आप देखिएगा तो पूर्वांचल के भीतर एक बड़ा तबका ब्राह्मणों का वो थोड़ा सा असहज हुआ था। हाँ। अब ये गठबंधन जो बना समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, हाँ। इसकी भी एक ही सोच थी कि शायद बीएसपी अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग वाले फार्मूले के तहत ले आ पाती, लेकिन वो बन नहीं सकता था, वो बनना मुश्किल था जो ब्राह्मण और दलित गठजोड़ बना था। हाँ, लेकिन हाँ। प्रियंका के आने के बाद एक स्वाभाविक तौर पर जरूर सिंबल दिखाई देना शुरू होगा, और ऐसे में जो खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के रिजीम से नाराज ब्राह्मण हैं, उनको एक ठिकाना मिल गया है, दिखाई देने लगा है। अच्छा। अब अगर उसमें कॉन्फिडेंस बना दिया प्रियंका ने, तो निश्चित तौर पर वो अपर कास्ट का एक बड़ा चंक वो मूव कराने में कामयाब हो सकती हैं। अच्छा, बीडी नकवी जी, दलित वोट बैंक में किस तरह की सेंध लग सकती है प्रियंका के आने से? भाई दलित, अब इस बार तो सारा दारोमदार इस पर है कि यादव, मुस्लिम और दलित अगर ये एकजुट हो गए तो कहानी बदल सकती है जी। लेकिन ये सब परंपरागत वोट बैंक हैं, मुसलमान भी और दलित भी कभी कांग्रेस के वोटर रहे हैं। हाँ, वोटर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है दलित वोट बैंक में कुछ सेंध लगा पाएंगी? देखिए, दलित वोटर में 2 क्लास हैं वोटर के। एक हम जाते हैं जाटव और नॉन जाटव वोटर, 2 तरह के 2 क्लास है। एक पर बीजेपी का काफी कब्जा है। ये जो वोट है दलित का एक सेक्शन, ये मूव हो सकता है, लेकिन यह है कि जो आपने कहा भी ईस्टर्न यूपी के ब्राह्मण्स, मैं समझता हूं कि वो डोमिनेंट कम्युनिटी अगर चलेगी प्रियंका गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ, तो एक अच्छी लड़ाई हमें देखने में मिलेगी, ट्रायंगुलर कंटेस्ट देखने में मिलेगा यूपी के अंदर। चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और चीजें कहीं भी जा सकती है। वेल थ्रेड दिया राहुल गांधी ने, ये कह के मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा, ये बताया कि भाई आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन ये खतरा कितना बड़ा है, ये खतरा कितना बड़ा है प्रियंका के लिए खास तौर पे? देखिए, ये चैलेंज भी है कि अगर
अगर परफॉर्म नहीं कर पाई उस तरीके से, अगर उस तरीके से नतीजे नहीं आए जो प्रियंका के आने से जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, अगर वो नतीजा देने में नाकाम रही तो ये प्रियंका के लिए कितना बड़ा नहीं। देखिए रंजीत जी, इसमें मैं क्या मतलब प्रियंका को एक छोटे से क्षेत्र में ऐसी इतनी मुश्किल जवाबदेही दे करके, ऐसा तो नहीं है ना कि उनका पॉलिटिकल करियर को लेकर के मतलब एक बड़ा ये बात चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों हैं। अच्छा, चैलेंज ये घड़ी ऐसी है लोएस्ट एप पर। मैंने तो कुछ दिन पहले अभी जिस दिन गठबंधन था, मैं टीवी चैनल पर कहा कि ये गठबंधन से कांग्रेस को अलग रख के गठबंधन ने एक नई जिंदगी दी है कांग्रेस को। अच्छा, क्योंकि भैया ऐसा तो है नहीं, आखिरी इलेक्शन है, 2022 भी है, सामने भी है, और यूपी में अगर कांग्रेस अच्छी लड़ाई नहीं देगी तो देश में उसका असर जाता। देखिए एक बात को समझना होगा कि प्रियंका गांधी की जो दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक तो बिल्कुल खाली झोली के साथ आई हैं, दूसरा लोएस्ट वोट परसेंट आज तक का 7.5% के आसपास वोट है। अगर वो वोट परसेंटेज को बढ़ा देती हैं और कुछ सीटें भी बढ़ा देती हैं, भले ही वो 2 हो, 5 हो, 6 हो, तो आप उनको फिर, क्योंकि उसका असर बीजेपी के लिए दूसरे उससे मिले जुले दूसरे लोकसभा क्षेत्रों पे पड़ेगा, जिसका फायदा कहीं ना कहीं ये अलायंस को मिलेगा। तो यही एक्चुअली उनका टेस्ट पॉइंट है कि वो वोट परसेंटेज कितना बढ़ा ले जाती हैं कांग्रेस का, क्योंकि 18-19% के करीब 2009 में अब तक का हाईएस्ट रहा है। मतलब 2009 में हाँ वही 18.5 कुछ था, तो उस वहां तक और के नजदीक भी अगर जाती है। इतना वोट परसेंट आप सोचिए कि फिर उनका 1991 में था। हाँ, और उससे पहले था, तो उसके पहले की बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन अगर 18 के बेंचमार्क को लेते हैं और अगर ये 15 तक भी 14 तक भी ले आती हैं तो एक डबल का गेन है, और सीटें 2 थी, अगर उससे ज्यादा बढ़ती हैं तो वो भी गेन है। तो प्रियंका के पास प्रूफ करने के लिए वो अगर फोकस करके कुछ जगहों पे भी काम करें तो वहां पर तो उनको कामयाबी मिलेगी, बाकी जगह महागठबंधन को कामयाबी मिल जाएगी। कांग्रेस 40-50 सीटों पे टारगेट करेगी, मुझे ऐसा लगता है। 80 पे नहीं करेगी। अच्छा जी, मेरा ये 40-50 नई रिपोर्ट है जी। बाकी सीटों पर ये कि अगर महागठबंधन जो के लोग भी जी छोड़ निकल जाते हैं तो कुल मिलाकर के फिर बाद में लड़ाई, फिर वो ये कह सकते हैं आपने 2 छोड़ी, हम 10 छोड़ रहे हैं। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव है मोदी और बीजेपी को हटाने का, वो फिलहाल ये है टारगेट। और बीजेपी से एक बड़ी बगावत देखने मिल सकती है। क्लोजिंग कमेंट वीके गोस्वामी, मतलब ये कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल। देखिए मैं आपको 1 मिनट में बता दूं, ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति सपा भी करती है, बसपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है। तो कांग्रेस के महासचिव बनाए जाने पर प्रियंका गांधी के वो सपा बसपा के वोटों का नुकसान करेंगी, तो ये उनके चिंता का विषय है, वो चिंता करें। अच्छा, उसको भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, बीजेपी का नुकसान करने जा रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में मोदी जी तो कहते हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा वोट उनको मिला था 2014 सिन्हा, ये महागठबंधन जो बने हुए हैं ना, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि मोदी को हराने के लिए महागठबंधन क्यों बना है। इनका भी कोई नेता नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, इनकी सोच नहीं, एक ही चीज कह रहे हैं, मोदी हटाओ। भाई मोदी क्यों हटाओ? देश मोदी लाओ। हाँ, ये कहते हैं मोदी हटाओ, तो जनता समझ रही है कि मोदी हटाने के लिए क्यों भाग गए। आज उत्तर प्रदेश की जनता 100% जो है मोदी के पक्ष में खड़ी है, उनके कार्यों के लिए। राफेल के जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए अभी तक मोदी जी पब्लिक। अरे भाई आपकी लुटेरी देता, उत्तर प्रदेश के एक वोट की कीमत कर लेती हैं। गांव का दलित जैसे बैठा वैसे बैठा बेचारा गरीब, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। हमारा निरहू घुरहू गांव का वैसे बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। कर लेती है। ठीक है वीके गोस्वामी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। हमारे पास वक्त इतना ही था, आज बहस में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।